हाय। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट 2026 के ग्रामर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन के बारे में। ये हमारे इस सीरीज की लास्ट वीडियो होने वाली है। अब तक हमने लास्ट के 9 ईयर के जो हमारे पेपर है उनको सॉल्व कर लिया है। प्लेलिस्ट अगर आपने नहीं देखी है तो उसके अंदर वीडियो डाल दी गई है, आप जा करके सारे वीडियोज़ को वॉच कर सकते हैं। वो वॉच करने ज़रूरी भी है क्योंकि आप देखोगे एग्जाम के अंदर जब क्वेश्चन पूछे गए हैं तो सारे प्रीवियस ईयर से ही पूछे गए हैं, तो एक आइडिया हो जाता है और आपको पता लग जाता है कि क्वेश्चन सॉल्व करना कैसे है। बट इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ 2016 यानी कि 2016 के क्वेश्चन पेपर को आज हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले एज यूजुअल हम सभी को पता होता है कि जो हमारा पहला क्वेश्चन होता है वो कहता है कि रीराइट द सेंटेंसेस एज डायरेक्टेड, मतलब कि जिस तरीके से निर्देश दिए गए हैं ठीक उन्हीं निर्देशों का पालन करते हुए आपको सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब कि उसे दोबारा से लिखना है। याद रखना, दोबारा से लिखना है। तो कभी भी आप फिलअप वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आप फिल करके आगे नहीं बढ़ जाएंगे, बल्कि आप उसे रीराइट करके अपनी हैंड राइटिंग में लिखेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक्स। कह रहा है कि आपको फिलअप वाले क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्लैंक्स को आपको फिल करना है और इस प्रोवर्ब को क्या करना है, कंप्लीट करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है कि नो, फिर आता है हमारे पास एक ब्लैंक और फिर कहता है नो गेन्स। अब देखो, ये प्रोवर्ब ये कहता है कि नो पेन नो गेन होता है ना। एक प्रोवर्ब होता है कि नो पेन नो गेन, उसमें ये गेन में एस नहीं होता बट यहाँ पर एस है। तो हमें क्या पेन में भी एस लगाना होगा या फिर नहीं लगाना होगा, ये डाउट आ सकता है। तो इसलिए अभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपने एग्जाम के लिए अगर हम इसे रीराइट करें तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली हमें एस नहीं लगाना होगा, तो हम यहाँ पर नो पेन और नो गेन ही लिखेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसमें गेन्स में एस लगा दिया तो हमें एस लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि अगर हमें रीराइट करने के लिए बोला गया है तो हम रीराइट करेंगे, और रीराइट में क्या हो जाएगा कि अगर हम इस सेंटेंस को लिखें तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि नो पेन, ठीक है, नो पेन, फिर यहाँ पर कॉमा देना होगा और लिखना होगा नो गेन। तो अगर हम इस तरीके से लिखते एग्जाम के अंदर तो फिर हमें पूरे मार्क्स मिलते, अदरवाइज नहीं मिलते। क्योंकि अगर उन्होंने एस लिख रखा है तो हमें लिखना पड़ेगा। यहाँ पर हम पेन में एस नहीं लगा सकते क्योंकि प्रोवर्ब में एस नहीं आता है, नो पेन नो गेन होता है। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है वो कहता है कि फिल इन द ब्लैंक, यानी कि आपको वापस से ब्लैंक के फिल करने हैं, लेकिन विद द एप्रोप्रिएट ऑफ वर्ब की फॉर्म जो कि होता है बी। अब देखो, यहाँ पर एक एप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ वर्ब चाहिए, आपको पता होना चाहिए। मैंने कल की क्लास में ही बताया था, अगर वीडियो नहीं देखी है देन यू आर रियली मिसिंग सम इनसाइट्स जो कि एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे और फिर आपको जाके रियलाइज होगा ये तो पीवाईक्यू था और हमने इसे सॉल्व नहीं किया। देखो, यहाँ पर नन लिखा हुआ है, मैंने आपको क्या बताया था कि नन हो जाए, ईच हो जाए, नीदर हो जाए, ईवर हो जाए, एवरी हो जाए, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं और इनके साथ हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पर आप जो भी वर्ब यूज करोगे वो सिंगुलर होगा। तो क्या कह रहा है कि नन ऑफ दिस बुक्स, मतलब कि इन किताबों के अंदर से कोई भी ऐसी बुक नहीं है जो आज सर्कुलेट हो रही हो। अब देखो, यहाँ पर नन ऑफ दिस बुक, अब नन ऑफ दिस बुक, ऑफ दिस बुक्स क्या हो गए, मैंने क्या बताया था आपको कि ऑफ आपका हो गया सर प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के बाद जो कुछ भी आता है वो होता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है, आप बोलोगे सर जो इसके पहले आता है, मतलब यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है क्या, नन, और नन सब्जेक्ट हमारा कैसा है, तो आप बोलोगे सर ये हमारा सब्जेक्ट है सिंगुलर, इसलिए हमें वर्ब भी यहाँ सिंगुलर यूज करनी है। तो हम यहाँ पर इज का इस्तेमाल करके अगर इसी सेंटेंस को हम रीराइट करके लिखते देन 100% ये हमारा क्वेश्चन क्या हो जाता, करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से हम इस सवाल को भी क्या कर सकते थे, सही कर सकते थे। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये कहता है कि चेंज टू द एक्टिव फॉर्म, कह रहा है कि इसको एक्टिव फॉर्म के अंदर हमें चेंज करना है। देखो, एक्टिव से पैसिव के लिए मैंने एक रूल बताया था कि जब भी आपको एक्टिव और पैसिव पता करना है तो पैसिव कैसे पता होता है, पैसिव के बारे में हमें कैसे पता लगेगा, तो पैसिव के बारे में हमें ऐसे पता लगेगा कि अगर यहाँ पर एक्सुलरी वर्ब दे रखी है और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब कि वो पैसिव फॉर्म है। और अगर सब्जेक्ट दे रखा है, अगर मैं एक्टिव की बात करूँ तो एक्टिव में क्या होता है, याद रखना, एक्टिव वर्ड्स के अंदर क्या होता है कि हमारा एक सब्जेक्ट होता है, फिर हमारे पास वर्ब होता है और फिर हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान देना होगा कि यहाँ पर हमारी एक एक्सुलरी वर्ब है आर और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि है हर्ड, यानी कि यहाँ पर हमें एक्सुलरी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म देखने को मिलती है, जिससे कि हमें पता ये लगता है कि ये हमारी क्या है, बेसिकली पैसिव वॉइस के अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ है। किस में बना है, तो पैसिव वॉइस के अंदर ये क्वेश्चन बना हुआ है।
अब हमें ये देख के पता लग रहा है कि ये बेसिकली किस चीज़ में है, पैसिव वॉइस में है, और हमें इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट आता है, देन वर्ब आता है, और उसके बाद फिर हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो आएगा। अब यहाँ पर हमें पता चलना चाहिए कि अभी जो सच र्यूमर्स है ना, सच र्यूमर्स क्या है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पर सब्जेक्ट है, जो कि लास्ट में ऑब्जेक्ट की तरह ये डील होगा जब हम इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करेंगे। लेकिन यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हमें यहाँ पर अपना सब्जेक्ट यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं। अब आपको देख के लग रहा होगा सर इसमें तो सब्जेक्ट है ही नहीं, बट यहाँ पर वी जो है वो हिडन है, इसलिए हम यहाँ पर वी को क्या कर सकते हैं, सब्जेक्ट मान सकते हैं। और हम यहाँ पर क्या सेंटेंस बना सकते हैं, बेसिकली हम यहाँ पर सेंटेंस कुछ इस तरीके से बना सकते हैं, जस्ट वेट, हम लिख सकते हैं वी कॉमनली, ठीक है ना, वी कॉमनली। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि दीज को भी पहले लेकर के आए तो भी ये सेंटेंस सही होगा, गलत नहीं होगा, ठीक है ना। अगर आप दीज डेज को पहले लेके आते हो, उसके बाद लिखते हो दीज डेज वी कॉमनली, ठीक है, उसके बाद से हियर सच न्यूज़ अगर आप लिखते हो, वी कॉमनली हियर सच र्यूमर्स, ठीक है, और सच र्यूमर्स, स्पेलिंग देखनी पड़ेगी, RUMO, ठीक है, र्यूमर्स। तो क्या हो गया, हमने लिख दिया कि वी कॉमनली हियर सच र्यूमर्स। दीज डे को अगर आप पहले लिखोगे तो भी सही होगा, और लास्ट में लिखोगे तो भी सही होगा, कोई गलती इसमें नहीं होगी, ठीक है। तो दीज डे आप कर सकते हो, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट हमारा एक्टिव वॉइस हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने बेसिकली इस तरीके से अपने एक्टिव वॉइस को बनाना था, जो कि ये पैसिव वॉइस में पहले दे रखा था। चलो अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्या कह रहा है, कन्वर्ट इनटू अ इनडायरेक्ट सेंटेंस। देखो इनडायरेक्ट सेंटेंस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। इनडायरेक्ट में जब भी आप कन्वर्ट करते हो, मैंने आपको कई सारे रूल बताए हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते टाइम आप क्या करते हो, टाइम का चेंज करते हो, टेंस का भी चेंज करते हो, ठीक है, और टेंस के साथ साथ आप प्लेस का भी चेंज करते हो, ठीक है, इतना तो आप चेंज करते ही हो। इसके अलावा आप रिपोर्टेड वर्ब क्या चेंज करते हो, याद रखना, जो आपकी रिपोर्टेड वर्ब होती है, रिपोर्टेड वर्ब उसको आप चेंज करते हो, और इसके साथ साथ जो रिपोर्टेड स्पीच होती है उसको भी चेंज करते हो। बट एक चीज़ ध्यान रखना कि रिपोर्टेड वर्ब ये वाला जो है ना, इसके टेंस में चेंज नहीं करोगे। अगर ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में ही रखोगे। चेंज जो होता है रिपोर्टेड स्पीच इसमें होता है, और इसमें काफ़ी ज़्यादा चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर अगर हम चेंज करें तो ही सेज को हम क्या कर सकते हैं, ही सेज को तो हम कुछ नहीं करेंगे, ही सेज को हम ही सेज ही रहने देंगे, ठीक है, ही सेज को हम ही सेज ही रहने देंगे। अब देखो यहाँ पर कमा और डबल इन्वर्टेड कमा को हम क्या कर सकते हैं, दैट के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। तो वी सेज दैट, अब इतना हमें पता लग गया कि इतना हम लिख सकते हैं। अब आई जो है वो ही के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, वी सेज दैट ही। अब देखो यहाँ पर एम है, यहाँ पर एम है, तो ये अगेन टेंस में चेंज होगा, तो ये एम की जगह अब आई के साथ एम था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही के साथ ये इज हो जाएगा। तो ही सेज दैट ही इज़ नॉट कमिंग, ठीक है, ही इज़ नॉट कमिंग टू द फंक्शन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगा, ही सेज दैट ही इज़ नॉट कमिंग टू द फंक्शन, ठीक है, टू द फंक्शन। यहाँ पर हमें क्या मिल गया, इसका जो करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, ये हमसे कहता है करेक्ट द सेंटेंस, यानी कि यहाँ पर आपसे सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अगेन देखो ये काफ़ी पॉपुलर टाइप है जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। अब देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी होगी कि सर जो नन का पेयर होता है ना, वो किसके साथ बनता है, बट के साथ बनता है, लेकिन बीच में इसने अदर एक्स्ट्रा दे रखा है, ठीक है, बीच में इसने अदर एक्स्ट्रा दे रखा है। तो एक तो रूल ये कहता है कि आप इस अदर को क्या कर दो, रिमूव कर दो, मतलब इसे काट दो। और आप अगर एक सेंटेंस लिखते हो कि नन बट राज हैज़ डन दिस मिसचिफ, देन ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दूसरा रूल ये कहता है कि जब भी अगर नन के साथ अदर आएगा ना, नन के साथ अदर आएगा और यहाँ पर कंपैरिजन होगा, तो आप यहाँ पर अदर के साथ देन का भी इस्तेमाल करोगे। तो अगर आप इस सेंटेंस को कुछ ऐसे भी लिख दो कि नन अदर देन बट राज हैज़ डन दिस मिसचिफ, तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बट अगर आप इतना सब नहीं करना चाहते तो सिर्फ इस अदर को हटा के आप नन बट राज हैज़ डन दिस मिसचिफ लिखोगे तो भी ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम ऐसे भी सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, रीराइट करके करेक्ट करके लिख सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि चेंज इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंस। कह रहा है ना कि आप इसको क्या करो, इंटेरोगेटिव सेंटेंस के अंदर चेंज करके लिखो। क्वेश्चन क्या है उसको एक बार पढ़ते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है कि नीदर सी नॉर हर हस्बैंड वॉज प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी, मतलब ना तो वह ना तो उसका हस्बैंड जो था ना वो हमारे सेरेमनी में प्रेजेंट था। ठीक है, तो अगर हम इसका इंटरोगेटिव बनाएं तो इंटरोगेटिव में क्या हो लिख सकते हैं, सबसे पहले तो इंटरोगेटिव यानी कि क्वेश्चन पूछना है तो हम यहाँ पर वॉज से स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं कि वॉज सी, ठीक है, वॉज सी आर हर, ठीक है, वॉज सी आर हर हस्बैंड, ठीक है, हस्बैंड, एक मिनट रुक जाना, ये पेन को पता नहीं क्या हो जाता है यार, वॉज सी आर हर हस्बैंड, ठीक है, आई थिंक इसकी स्क्रीन टूट गई ना, उसके वजह से ये दिक्कत कर रही है। ठीक है, पेन इसको मैंने तोड़ दिया स्क्रीन यार इसकी, ठीक है चलो कोई बात नहीं। तो वॉज सी आर हर हस्बैंड, ठीक है, वॉज सी आर हर हस्बैंड प्रेजेंट, ठीक है, PRESENT, प्रेजेंट फॉर द सेरेमनी, ठीक है, फॉर द सेरेमनी। बस इतना ही हमें करना था और ये हमारा इंटरोगेटिव में क्या हो जाता, सेरेमनी। बेसिकली ये हमारे इंटरोगेटिव में अब चेंज हो गया और इंटरोगेटिव में चेंज हुआ है तो हमें साइन ऑफ इंटरोगेशन भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो इतना आपको समझ में आ गया होगा, इजी था, ऐसे क्वेश्चन आप आसान से कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या, कह रहा है कि चेंज द पास्ट टेंस टू प्रोजेक्ट इज एज अ रूटीन पास्ट एक्टिविटी। कह रहा है कि इस सेंटेंस को ना आपको इस तरीके से चेंज करना है कि ये एक आदत लगे, पास्ट की हैबिट। हम कहते हैं ना कि यूज्ड टू वाला सेंटेंस आता है जिसमें कि हम पास्ट के हैबिट को बताते हैं, तो कहने का मतलब यही है कि यहाँ पर भी आपको यूज्ड टू का ही इस्तेमाल करके इस सेंटेंस को रीराइट करना था। और जब आप यूज्ड टू का इस्तेमाल करोगे तो आप क्या लिख सकते हो, बेसिकली आप यहाँ पर लिख सकते हो कुछ ऐसे कि दे यूज्ड टू, ठीक है, दे यूज्ड टू, अब टू आ गया तो यहाँ पर आएगा कम, दे यूज्ड टू कम, दे यूज्ड टू कम, इसके बाद क्या आ जाएगा, कम के बाद वापस से कम टू पार्क रेगुलरली। ठीक है, बस हो गया, तो कम टू पार्क रेगुलरली, रेगुलरली। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, ये स्पेलिंग रेगुलरली, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इसको बेसिकली आप यूज टू यानी कि पास्ट की हैबिट को भी रिप्रेजेंट कर सकते हो सेंटेंस को थोड़ा बहुत चेंज करके। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कहता है कि सप्लाई द क्वेश्चन टैग। कुछ नहीं है यार, क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, मैंने बता रखा है क्वेश्चन टैग में क्या करते हैं। देखो एक क्वेश्चन तो क्वेश्चन टैग का आएगा ही आएगा, ठीक है ना, इसको तो ध्यान में ही रखो, क्वेश्चन टैग का एक क्वेश्चन आना ही है एग्जाम में। इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आपके पास जो भी एक्सुलरी वर्ब होगा उस एक्सुलरी वर्ब को लिखना, प्लस आप नॉट को लिखना अगर पॉजिटिव सेंटेंस है तो, प्लस आप एक प्रोनाउन को लिखना। और जैसे आपने प्रोनाउन वगैरह लिख लिए तो इसके बाद आप क्या करोगे, फिर इसके बाद फिर आप साइन ऑफ इंटेरोगेशन भी लिख देना। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस का उसका क्या कर सकते हो, बेसिकली एक्सुल क्वेश्चन टैग बना सकते हो। यहाँ पर देखो क्या कह रहा है कि दे नोज यू। अब दे नोज यू से आपको क्या पता लग रहा है कि सर ये जो हमारा टेंस है ना ये प्रेजेंट का है, किस चीज़ का है, तो बोलोगे सर ये प्रेजेंट का टेंस है। और प्रेजेंट के टेंस में एक्सुलरी वर्ब क्या यूज़ होती है, तो बोलोगे सर यहाँ पर डू या डज का यूज़ होता है। और हमें देख के लग रहा है कि जो दे है वो प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर हम डू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ये पॉजिटिव है तो हमें नॉट भी लिखना पड़ेगा, तो हम नॉट भी लिख सकते हैं। और दे जो है इसका प्लूरल इसका प्रोनाउन भी क्या होगा, दे ही होगा, तो हम ये लिख सकते हैं डू नॉट दे। अब इसी को थोड़ा हम और कंसोलिडेट करके लिखें तो हम कुछ इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। और इस तरीके से अगर आप इसे लिखते हो देन 100% करेक्ट है और आपको मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये हमारा तरीका होता है क्वेश्चन टैग करने का। आई होप आपको ये तरीका काफ़ी पसंद आया होगा और इस तरीके से आप किसी भी सेंटेंस का क्वेश्चन टैग बना सकते हो। फिर आते हैं चेंज इनटू अ पैसिव फॉर्म। कह रहा है कि इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। देखो पैसिव फॉर्म में चेंज करने के लिए आपके पास मैंने क्या बताया था कि जब भी आप किसी को पैसिव फॉर्म में चेंज करते हो तो पैसिव फॉर्म के लिए क्या बताया था मैंने कि सबसे पहले तो सर आप एक्सुलरी वर्ब का इस्तेमाल करो और उसके साथ आप वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करो और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दो। अब उसी रूल का हम यूज करते हैं यहाँ पर। कह रहा है कि वी फैसिनेटेड दिस आर्टिक्राफ्ट्स आउट ऑफ द वेस्ट मटेरियल। अब यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा कि यहाँ पर ये जो दीज आर्टिक्राफ्ट्स है ना ये हमारे वर्ब के बाद आ रहा है, मतलब कि ऑब्जेक्ट है, तो इसे हमें सब्जेक्ट बनाना होगा। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, हम बेसिकली यहाँ पर लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि दीज आर्टिक्राफ्ट्स, ठीक है, दीज
आर्टिफैक्ट्स, सॉरी आर्टिक्राफ्ट नहीं है, आर्टिफैक्ट्स। तो दिस आर्टिफैक्ट्स, अब ये हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखो क्या है, फैशन्ड। अब देखो फैशन्ड क्या हो गया, आपको पता लग रहा है कि ये सर हमारा ना वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, मतलब कि पास्ट का टेंस है। और पास्ट के टेंस के लिए आप क्या कर सकते हो, दिस आर्टिक्राफ्ट प्लूरल है तो यहाँ पर वर्ब का यूज कर सकते हैं हम, कर सकते हो ना, क्योंकि हमें पैसिव बनाना है। तो दीज आर्टिफैक्ट्स वर्ब, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, ऑक्सिलरी वर्ब हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया। अब हमारा जो पुराना सब्जेक्ट था उसे हमें ऑब्जेक्ट की तरफ यूज करना है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, और यहाँ पर आप बाई अस लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो हम वही कर लेते हैं कि दिस आर्टिफैक्ट्स वर आउट ऑफ, ठीक है, आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है, दिस आर्टिक्राफ्ट्स वर आउट ऑफ वेस्ट, ठीक है, आउट ऑफ वेस्ट मटेरियल, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा बाय अस। बस इतना ही लिखना था, और इतना अगर आप लिख देते तो ये 100% आपका पैसिव हो गया। और इस पैसिव पे आपको फिर नंबर जितने मिलने होंगे, एक नंबर का ही क्वेश्चन होता है तो एक नंबर आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है क्या, कि स्ट्राइक आउट द रॉन्ग ऑप्शन। कह रहा है ना कि इसमें से जो रॉन्ग ऑप्शन है उसको आपको क्या करना होगा, कट कर देना होगा। अब देखो आर्क एनिमी, आर्क एनिमी का मतलब ओल्ड एनिमी होता है क्या, या फिर वर्स्ट एनिमी होता है। तो याद रखना ये काफ़ी नया कंसेप्ट था, ऐसे क्वेश्चन मैंने भी नहीं करे थे और ऐसा पूछा भी नहीं गया। आगे के एग्जाम में देखोगे 16-17 के बाद जो एग्जाम है उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं आए थे, लेकिन फिर भी अगर क्वेश्चन है तो ध्यान रखना, आर्क एनिमी का मतलब होता है वर्स्ट एनिमी। तो स्ट्राइक आउट करना मतलब ओल्ड एनिमी को हमें काट देना है इस तरीके से, और बाकी जो करेक्ट है उसको वैसे ही रहने देना है, और वैसे ही रह के हमें लिख देना है, देन हमें नंबर अपना मिल जाता है, ठीक है ना। तो स्ट्राइक आउट का मतलब आएगा कि जो गलत ऑप्शन है उसे बस काट दो। तो हमने काट दिया किसको, ओल्ड एनिमी को, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कट करके क्रॉस करके आगे बढ़ सकते हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको प्लूरल बनाना है इन द फॉलोइंग वर्ड्स जो कि दिए गए हैं, और फिर प्लूरल फॉर्म में आपको सेंटेंस भी बनाना है। सेंटेंस आप खुद बनाओगे, प्लूरल मैं इनका बना देता हूँ, इजी है। देखो यहाँ पर लिखा है एल्मनस। एल्मनस का प्लूरल क्या होगा, आप सभी को पता है कि सर जो एल्मनस का प्लूरल होगा वो हमारा हो जाएगा एल्यू मनी। क्या हो जाएगा, एल्यू मनी, ठीक है, एल्यू मनी हो जाएगा। ये हमारा प्लूरल किसका हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा एल्मनस का प्लूरल हो जाएगा। स्पेलिंग देख लेना अगर गलत होगी तो, एल्यूमनी इसकी प्लूरल होती है, और जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरी स्पेलिंग गलत नहीं होगी, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम आते हैं एंटेना। अब ये क्या होता है, एंटेना। एंटेना होता है जो जानवरों का, जैसे तुमने कॉकरोचेस के अंदर देखे होंगे इस तरीके से मूछें होती है कॉकरोचेस की, तो वो मूछे को ही हम क्या कहते हैं, एंटीना कहते हैं। और इनका प्लूरल क्या होता है, एंटीनी होती है। क्या इनकी प्लूरल होती है, इनका प्लूरल होता है एंटेनी, TENN, और डबल एन के बाद ये ए भी होगा लेकिन लास्ट में ई लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एंटेनी। अब इसके बाद हम आते हैं साइनॉप्सिस। साइनॉप्सिस का प्लूरल क्या होता है, इसमें भी याद रखना कि जो हमारा, सॉरी यार चलो ठीक है, साइनॉप्सिस का मतलब क्या होता है, साइनॉप्सिस का मतलब याद रखना, साइनॉप्सिस का प्लूरल हमें पता करना है ना, जल्दी से देखते हैं। एक्चुअली यार कहीं जाना है, ठीक है ना, साइनॉप्सिस, ठीक है। ये वीडियो मैं बनाता हूँ बिकॉज आई रियली इन्जॉय इट, ठीक है, मतलब मैं इसको इन्जॉय करता हूँ इसलिए बनाता हूँ, अदरवाइज काम तो होते हैं बहुत सारे, बट हाँ ये भी काम ही है यार, ऐसा नहीं है कि ज़बरदस्ती बना रहा हूँ। आई लव इट सो आई डू इट, ठीक है। चलो अब यहाँ पर देखो साइनॉप्सिस हो गया। फिर हमारा पास आता है क्या, स्टार्टम। स्टार्टम का प्लूरल क्या होता है, स्टार्टा होता है, ठीक है, स्टार्टम का प्लूरल। ये पता नहीं कैसे क्वेश्चन आते थे पहले, अभी हमारे एग्जाम में ना ठीक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहले 2016, 15, 14 में पता नहीं कैसे ही क्वेश्चन थे, तो अभी स्टार्टरा हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारे पास फंगस। अब फंगस का प्लूरल क्या होता है, फंगाई होता है, ठीक है। फंगस का प्लूरल क्या होता है, फंगाई होता है। तो इसको हमें फंगाई में क्या करना था, कन्वर्ट करना था, और फिर हमें लिखना था। इसके ऊपर पर सेंटेंस भी बनाना है। देखो एल्मनी के ऊपर आपको एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। आपको एंटीनी के ऊपर एक सेंटेंस लिखना है, आपको साइनॉप्सिस के ऊपर एक सेंटेंस लिखना है, स्ट्रेटा के ऊपर एक सेंटेंस लिखना है, और फंगाई के ऊपर एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है ना। बिल्कुल जो हमारा वेट प्रैक्टिस होता है ना SSB वालों के लिए सेम टू सेम यहाँ पे वेट प्रैक्टिस करा रखी है CAP अपने। चलो अब यहाँ पर मैं एरर फटाफट से आपको बताता हूँ है क्या। कह रहा है कि सेवरल डिफेंस एयरक्राफ्ट्स, एयरक्राफ्ट्स थोड़ी होता है यार, एयरक्राफ्ट ही होता है केवल, ठीक है ना। वो एयरक्राफ्ट्स नहीं होते, वो प्लूरल या सिंगुलर में एयरक्राफ्ट जो है ना वो सेम ही रहता है। मतलब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एयरक्राफ्ट जो है, ठीक है, एयरक्राफ्ट, ठीक है, एयरक्राफ्ट जो हमारा है
वो ऐसा होगा, इसमें एस नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो एयरक्राफ्ट और ए प्लूरल है तो इसके साथ हैव रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, फिर क्रश हो जाएगा रिसेंटली। तो बस हमें ये करेक्ट करके लिख देना था, फिर हमारा सेंटेंस करेक्ट हो जाता। कह रहा है कि सी हैड कम हियर बट डिडंट मीट मी फॉर द रीज़न होगा ना। देखो कुछ सेंटेंसेस तो पढ़ने में ही लग जाते हैं कि गलत है, ठीक है ना। यहाँ पर आर्टिकल की गलती है, फॉर द रीजन्स होगा, ठीक है। फॉर रीजन नहीं होगा, याद रखना, फॉर द रीजन्स होगा। तो आपको फॉर के बाद क्या यूज़ करना पड़ेगा, तो द आर्टिकल यूज़ करना पड़ता, देन आप रीजन्स लिखते तो 100% ये भी सेंटेंस क्या हो जाता, फिर हमारा करेक्ट हो जाता। आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट प्यूपिल्स होगा। यार यहाँ पर देखो क्या होता है कि जब भी आप वन ऑफ या द ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ यूज़ करते हो तो ऑफ के बाद देखो ये तो हमारा सिंगुलर है नो डाउट, लेकिन इसके बाद ये ऑफ जो हमारा प्रेपोजिशन है इसके बाद जो भी हमारा वर्ड आता है वो हमेशा प्लूरल में होता है। तो यहाँ पर ये प्यूपिल्स होगा न कि प्यूपल होगा। तो यहाँ पर अगर आप प्यूपिल्स करते तो ये हमारा सेंटेंस 100% फिर करेक्ट हो जाता। याद रखना है, अगर यहाँ पर ईच ऑफ होता, नीदर ऑफ होता, ईदर ऑफ होता, ठीक है, तो यहाँ पर आप हमेशा प्लूरल ही यूज़ करोगे, तो आप इसलिए यहाँ पर प्यूपिल्स यूज़ करोगे इंस्टेड ऑफ प्यूपल। अब यहाँ पर कह रहा है कि कैडेट मस्ट गेट ऑल आइटम्स ऑफ क्लोथ्स। आइटम ऑफ क्लोथ्स नहीं होता, ये होता है आइटम ऑफ क्लोथिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या करना था, क्लोथ को क्लोथिंग कर देना था, ठीक है ना, क्लोथ को क्लोथिंग कर देना था, तो ये करेक्ट हो जाता। तो आइटम ऑफ क्लोथ नहीं होता, आइटम ऑफ क्लोथिंग होगा, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ पर आपको बेसिकली क्लोथिंग करना था, इसलिए ये फिर हमारा करेक्ट हो जाता और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाता। फिर आगे पढ़ने की भी नीड नहीं है, आगे आई थिंक कोई एरर भी नहीं होगा। आयरन बिफोर पैकेजिंग देम फॉर द, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहीं पर दिक्कत है, ठीक है। आप आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्या आता है, कह रहा है कि अनईजी लाइन, ठीक है, अनईजी लाई मतलब कि एक ऐसा झूठ, द अनईजी लाई द हेड हु वियर्स द क्राउन। अब यहाँ पर क्या गलती है, याद रखना कि ये आपको मैंने क्या चीज़ बताई थी। अब यहाँ पर आप देखो द हेड लिखा हुआ है, द हेड का मतलब क्या है, आप बोलते हो ना द नेक, ठीक है, द चिन, यानी कि जो हमारे बॉडी पार्ट होते हैं ना, याद रखना बॉडी पार्ट के पहले आप अगर किसी आर्टिकल का यूज़ करोगे तो वो आर्टिकल कौन सा होगा, द। अगर आर्टिकल के एरर पूछे जाएंगे, एक आर्टिकल यहाँ से एरर यहाँ से भी बनता है कि वो बॉडी पार्ट के पहले क्या करते हैं ना, ए या फिर एन आर्टिकल का यूज़ करते हैं, जो कि गलत होता है। बॉडी पार्ट के पहले हमेशा द आर्टिकल आता है, जो कि यहाँ पे सही है। लेकिन जो क्राउन है, अब क्राउन कितना होगा, ताज कितना होगा, एक ही ताज होगा जो एक सिर पे पहना जाएगा, 3-4 ताज तो एक सिर पे पहनोगे नहीं। तो ये द ताज नहीं होगा, मतलब द क्राउन ना होकर के यहाँ पर आपको एक आर्टिकल यूज करना पड़ता जो कि होता अ। तो यहाँ पर एक आर्टिकल की छोटी सी मिस्टेक थी, आपको द क्राउन की जगह अ क्राउन लिखना था, देन ये सेंटेंस आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाता। तो इस तरीके से हमने 2016, याद रखेंगे 2016 के जो हमारे ग्रामर के पीवाईक्यू थे उनको हमने देखे, उनको हमने समझे, सॉल्व किए। आई होप कि आपको क्लियर रहे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में ना आया हो, देन कमेंट बॉक्स में ओपन रखता हूँ सभी के लिए, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है उसके लिए भी, जिन्होंने नहीं किया उनके लिए भी है। तो यू कैन आस्क, यू कैन कमेंट एंड यू कैन क्लियर योर डाउट, जो भी आपको लगते हैं। बाकी अगेन मैं कहूँगा कि अगर आप CAPF के लिए पढ़ रहे हो देन दिस चैनल विल डेफिनेटली वेरी वेरी हेल्पफुल इन योर एग्जामिनेशन। सो अब आपके ऊपर है कि आप इसे फॉलो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर अभी और सीरीज आने वाली है, सो पेपर 2 को कवर करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को जय हिंद।